तीनों मुझे तीनों अध्यापिकाएं दिखाई दे रही हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय भी दिखाई दे रही हैं और अनूप दादा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। शायद दो दो लोग और जुड़ने हैं, एक अध्यापिका और एक हमारे छात्र। अभी उनको जुड़ना बाकी है दुबई से। यूएई से अभी जुड़े नहीं हैं। नहीं, हमारे साथ यूए से अभी नहीं जुड़ी है मुझे लगता है। दो लोग बाकी रह गए हैं। आयशा खानम जी। नहीं, अभी नहीं जुड़ी है। हाँ, वे कुछ समय पहले प्रयास कर रही थी। जी, कई बार हो जाता है। बस जुड़ रही हैं। जी जी जी। मुझे जयपुर का हवा महल दिखाई दे रहा है। फतेमा, कहाँ, जयपुर से हो, कहाँ से हो क्या? थाईलैंड से जी। नमस्कार जी अच्छा, सब। नमस्कार नमस्कार। नहीं, वो मेरा जयपुर से रहा है नाता, तो एकदम से अच्छा लगा देखकर। आदरणीय, मैं जयपुर से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, विनीता, अच्छा अच्छा। अरे अभी जयपुर में ही रहती हैं आप? नहीं सर, कतर में रहती हूँ अभी। अच्छा लेकिन हाँ, अच्छा मैं अच्छा जयपुर अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा ननिहाल जयपुर में है, था मतलब रादर, अब तो रहे भी वहाँ कुछ साल जयपुर में। जी। हाँ ऋतु जी, आयशा जी जुड़ ही रही हैं, मुझे लगता है तब तक हम हम आरंभ आगे। कर सकते जी, हैं। अब मुझे भी जी यही लग रहा था। जी और जी, आरंभ कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और आज का कार्यक्रम थोड़ा देर से विलंब से शुरू हुआ, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज के कार्यक्रम में हम आज भारत से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नागरी लिपि परिषद के महामंत्री डॉक्टर हरि सिंह जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी, संयुक्त अमीरात के क्षेत्रीय कार्यालय के उत्कृष्टता केंद्र ROCE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के निदेशक डॉक्टर रामशंकर जी, हिंदी आंदोलन परिवार महाराष्ट्र के संस्थापक और अध्यक्ष श्री संजय भारद्वाज जी, संयुक्त अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, यूएई के लीडर्स प्राइवेट स्कूल यूएई से हिंदी विभाग विभाग अध्यक्ष द्वितीय भाषा सुश्री आयशा खानम जी, कतर के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल से हिंदी शिक्षिका विनीता राठौर जी, थाईलैंड के चिंगमाई विश्वविद्यालय से हिंदी व्याख्याता डॉक्टर पद्मा सांगवान जी, कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे सभी प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं, यूए से अब्दुल बारी, कतर से हुमेरा अरीफा खालपाताया, थाईलैंड से भाग लेने वाली हमारी छात्रा अभिसीरा जयरत्न जी, और आज हमारे इस फेसबुक और जूम से आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का, साहित्य प्रेमियों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वाधान में लीडर्स प्राइवेट स्कूल यूएई पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल कतर, चिंगमाई विश्वविद्यालय थाईलैंड, हिंदी आंदोलन परिवार मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र
ROCE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE दुबई, संयुक्त अमीरात और इंटेलिजेंस माइंड ट्रस्ट भारत के सहयोग से आयोजित हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 28 में आप सबका पुनः स्वागत है। और हमारे सभी अतिथि मुझे लगता है आ गए हैं। अब अतिथियों के सादर स्वागत भाषण के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को। मंच पर आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद ऋतु जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, और सहभागिता कर रहे यूएई, कतर और थाईलैंड के शिक्षक एवं विद्यार्थीगण, मंच संचालक डॉक्टर ऋतु शर्मा ननन पांडे जी, और सभी हिंदी प्रेमी दर्शक एवं श्रोतागण, आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। हिंदी में अभिव्यक्ति कार्यक्रम की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके 28वें संस्करण का प्रारंभ करते हुए मैं बहुत ही हर्ष के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ, और थोड़ी देर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आप सबसे क्षमा भी चाहती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। आप भारत के नागरी लिपि परिषद के महामंत्री के पद को अभी संभाल रहे हैं, और इससे पूर्व आपने भारतीय प्रसारण सेवा के निदेशक, नागरी संगम और सौरभ पत्रिकाओं के प्रधान निदेशक, विश्व नागरी विज्ञान संस्थान गाजियाबाद के महानिदेशक आदि अनेक पदों से हिंदी की सेवा करते आ रहे हैं। आप उपन्यासकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं, बाल साहित्यकार एवं व्यंग्य के लेखक हैं। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय के इस आभासी कार्यक्रम का आज आप अध्यक्षता कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का मैं हर्षित मन से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यूएई से सुश्री आयशा खानम जी और उनके छात्र अब्दुल बारी जी, क्षमा करें श्रीमती आयशा जी 24 वर्षों से हिंदी शिक्षण से जुड़ी हुई हैं, और इस समय वे लीडर्स प्राइवेट स्कूल यूएई में हिंदी विभाग की अध्यक्षा हैं, और दुबई में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है, उस कार्यालय की ओर से श्रीमती आयशा खानम जी और अब्दुल बारी जी के नाम हमारे पास पहुंचे थे इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक डॉक्टर राम शंकर जी को धन्यवाद करते हुए मैं श्रीमती आयशा खानम जी और उनके छात्र अब्दुल बारी जी का स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ श्रीमती विनीता कन्वर राठौर जी का और उनकी छात्रा हुमायरा आरिफ खलपा जी का। और विनीता जी को जोड़ने के लिए हमें सहयोग प्राप्त हुआ है डॉक्टर ऋतु ननन पांडे जी का। डॉक्टर ऋतु जी हर कार्यक्रम में किसी न किसी नए प्रतिभागी का नाम भेजती रहती हैं, और मात्र शिक्षक ही नहीं, छात्र या छात्रा के भी नाम वे लगातार प्रेषित करती हैं। यह सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। तो डॉक्टर ऋतु जी को मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए श्रीमती विनीता जी को और हुमायरा जी का भी स्वागत करती हूँ। और
थाईलैंड से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पद्मा सर्वांगिरी जी और उनकी छात्रा अभिसरा जयरत्न जी। पद्मा जी को जोड़ने में हमें सहायता प्राप्त हुई है थाईलैंड से शिखा रस्तोगी जी का। शिखा जी भी बिल्कुल डॉक्टर रितु जी की ही तरह लगातार साथ देती है। और जैसे ही मैंने उल्लेख किया कि थाईलैंड से सहभागिता के लिए हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं किसी को, तो उन्होंने तुरंत पद्मा जी से संपर्क किया और पद्मा जी ने भी तुरंत अपनी स्वीकृति दी। मिनटों में उन्होंने स्वीकृति दे दी और अपनी छात्रा का भी नाम हमें भेजा। पद्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ में उनके आचार्य गुरु का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उनके अब गुरु के विषय में स्वयं पद्मा बोलेगी कि उन्हें तैयार किस प्रकार किया गया और फिर वे अब अपने विद्यार्थियों को उसी विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ने के लिए कैसे तैयार करती हैं, इन सब के विषय में पद्मा स्वयं बताएंगी। आपका और आपकी छात्रा अभिसरा का मैं स्वागत करती हूँ और हमारे साथ जितने भी हिंदी प्रेमी दर्शकगण और श्रोतागण जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए मैं डॉक्टर रितु जी से अनुरोध करती हूँ कि वे छात्र प्रतिभागियों को सर्वप्रथम एक एक करके आमंत्रित करें। उसके बाद शिक्षकों को सुनेंगे, परिचर्चा सत्र होगा और फिर अध्यक्षीय वक्तव्य की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे और इसी आशा के साथ डॉक्टर रितु से निवेदन है कि वे जारी रखें। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। उत्साहवर्धक आशीर्वचनों से आपने हमारे सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उत्साहवर्धन किया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं हृदय से। और अब हम सबसे पहले, क्योंकि जैसा कहा कि भी गया है कि छात्रों को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे सप्रेम विनती करना चाहूंगी कि कृपया समय का ध्यान रखिए। समय आपके लिए भी बहुत अमूल्य है और हमारे लिए भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि हम अलग अलग देशों से जुड़े हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग समय हो रहा है। तो कृपया अपनी समय सीमा के अंदर ही अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। तो मैं पहले अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करती हूँ यूएस। आप लीडर्स प्राइवेट स्कूल यूए कक्षा 10 के छात्र हैं। आपको हिंदी पसंद है क्योंकि आप मानते हैं ये सुंदर और अभिव्यक्तिपूर्ण भाषा है। आपने पिछले 2 वर्षों से स्कूल के वार्षिक प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा हिंदी स्लोगन राइटिंग में भी आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ऐसे होनहार छात्र को, अब्दुल बारी जी को, मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। अब्दुल जी, मंच आपका है। आदरणीय गुरुजन एवं प्यारे साथियों, मेरा नाम अब्दुल बारी है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक ऐसा शब्द जो सिर्फ शब्द नहीं, एक शक्ति है जो सपनों को सच बनाता है, जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है, जो हार को जीत में बदल देता है। आत्मविश्वास। कहते हैं जिसे खुद पर यकीन हो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास एक ऐसा एहसास है, ये एक शोला है जो दिल में जलता है, ये एक ताकत है जो डर को तोड़ता है, ये एक साथी है जो मुश्किल राहों पर भी साथ नहीं छोड़ता। जिंदगी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, कहीं कांटे बिछे मिलते हैं, कहीं गहरा अंधेरा होता है। कभी लोग हंस कर कह देते हैं तू नहीं कर सकता, पर अगर दिल से आवाज आए हाँ मैं कर सकता हूँ, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। जैसे सूरज निकलते ही रात खत्म हो जाती है। आत्मविश्वास एक ऐसी चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। ये व्यक्ति को सिर्फ मेहनत करने की ताकत नहीं देती, बल्कि हर हार के बाद खड़े होने का साहस देती है। सोचिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
एक मछुआरे के बेटे, छोटे से घर में पले बड़े। ना पैसा, ना साधन, सिर्फ सपने, और वो भी आकाश से ऊपर के। बचपन में अखबार बांटते, रातों को पढ़ाई करते। लोग हंस के कहते, हाँ, साइंटिस्ट आप। वो विनम्रता से लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहते, सपने वही सच होते हैं जो हम जागते हुए देखते हैं। और एक दिन वही महान व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन के नाम से दुनिया भर में सम्मानित हुए। और कलाम साहब ये सब कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया था। और सोचिए, अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिल में ये आत्मविश्वास न होता, अगर उन्होंने अपने आप से ये न कहा होता, हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं, तो क्या आज हम स्वतंत्रता की वायु में चैन से सांस ले पाते? क्या 15 अगस्त का तिरंगा इतनी शान से आसमान में लहराता? उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन आत्मविश्वास कभी नहीं तोड़ा। यही है विश्वास की असली ताकत। याद रखिए, डर हमेशा कहेगा तू नहीं कर सकता, लेकिन आत्मविश्वास हमेशा कहेगा तू क्यों नहीं कर सकता। डर सोच को बांध देता है, आत्मविश्वास सोच को खोल देता है। हार मिले तो उसे अंत मत समझो, वो सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत है। असली विजेता वही है जो गिर कर भी उठ खड़ा हो और कह दे, मैं हार मानने के लिए नहीं बना, मैं जीतने के लिए बना हूं। तो साथियों, अपने दिल में आज से एक आवाज जगाइए जो कहती रहे, मैं कर सकता हूं, मैं कर दिखाऊंगा। क्योंकि जो खुद पर यकीन करता है वो सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता, वो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखता है, और दुनिया उसका नाम सम्मान पूर्वक याद रखती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रिय अब्दुल, आपने सही कहा और हमने भी यही पढ़ा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। डर को जो पहचान ले, साहस दे उसका साथ, जीवन की हर राह में मिले उसे सफलता की सौगात। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से सफलता के लिए और मन में आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए बहुत सुंदर ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत आभार। और आपने समय सीमा का भी ध्यान रखा। मैं देख रही हूँ हमारे साथ वेंकट सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपको भी सादर प्रणाम, मैं भूल गई थी, अभी दिखाई दिए मुझे। तो चलिए हम आगे अगले होनहार के पास चलते हैं। और अगले होनहार हमारे पोदार इंटरनेशनल स्कूल कतर से कक्षा 4B की छात्रा है, प्यारी सी हुमेरा आरिफ खालपा। आप हिंदी आपको बहुत पसंद है, तो हुमेरा, आपका मंच पर स्वागत है। हिंदी हमारी सबसे न्यारी, हमको लगती प्यारी प्यारी। सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ मेरा खालपा, कक्षा 4 की विद्यार्थिनी, पोदार गर्ल स्कूल, दोहा कतर से आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है मेरा देश भारत। मैं भारत की रहवासी हूँ और अभी भारत के प्रवास पर आई हूँ। जैसे एक पौधे को मिट्टी और पानी मिलते ही वह खिल उठता है, ऐसे ही भारत की धरती पर कदम रखकर और भारत की मिट्टी की खुशबू सूंघकर मेरा हृदय आनंदमय हो गया। भारत का प्राचीन नाम था आर्यभट्ट। अंग्रेजों ने इसे इंडिया नाम दिया। भारत में कई देवी देवताओं का निवास है। भारत में कई जाति के लोग रहते हैं। यह एक त्योहारों का देश है। भारत में 29 राज्य हैं और हर एक राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। यहाँ की इसलिए भारत में विविधता में एकता पाई जाती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और नदियों ने सबका मन मोह लिया है।
भारत हमारे देश में गांधी जी हमारे देश में कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे कई महान संत हुए हैं। अब सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज जैसे कई महान राजाओं ने हमारे देश में जन्म लिया है। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, मैदान वनों में हरियालियां लहराई, आनंदमय जहां है वह देश कौन सा है, वह देश भारत देश है। भारत का इतिहास सदियों पुराना है। भारत अंग्रेजों की गुलाम भी रह चुका है। कई स्वतंत्र संग्राम के बाद हमारे देश को आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाचा नेहरू जैसे कई महान नेताओं के कारण हमारे देश को आजादी मिली। भारत की जान और शान उसका तिरंगा है। आजाद भारत के लिए सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं बल्कि स्त्रियों ने भी बलिदान दिया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए अंग्रेजों से लड़ी थी। जब एक स्त्री शक्ति जंग के मैदान में अपनी तलवार और घोड़ा लेकर पहुंची तो अंग्रेज भी डर गए थे। वह अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ती रही और प्रति भारत का कर्तव्य निभाया। इसलिए अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब बूंदे ले है बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर हुमायरा, बहुत सुंदर। और मुझे तो आप में भी एक छोटी सी झांसी की रानी नजर आ रही है, जिस हौसले और बुलंदी के साथ अपने अपना वक्तव्य रखा, अपनी मन की बात हमारे सामने अभिव्यक्त की। मुझे आप में भी छोटी सी झांसी की रानी नजर आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ये हौसला देखकर। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। और अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति के लिए। हम थाईलैंड चलते हैं और थाईलैंड से चिंग माई विश्वविद्यालय की छात्रा अभिसरा जयरत्न जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अभिसरा, मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आदरणीय आचार्य खान, विद्वान जन तथा हिंदी भाषा के प्रेमी सभी को मेरा सदैव प्रणाम। मेरा नाम अभिसरा और कुल नाम जयरथ है। चिंग माई विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय के पूर्वीय भाषाओं के विभाग में भारतीय भाषा एवं संस्कृति विषय की छात्रा हूँ। मैंने भारतीय भाषा और संस्कृति विषय को चुना क्योंकि मुझे भारतीय भाषा और संस्कृति से गहरी रुचि तथा लगाव है। यद्यपि कई बार लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि हिंदी भाषा तो थाईलैंड में अभी अधिक प्रचलित नहीं है, फिर भी मैंने ये विषय क्यों चुना? उन सबको उत्तर देने के लिए मैं निम्नलिखित कारण प्रस्तुत करती हूँ। 1. भाषा यानी एक नई दुनिया की कुंजी है। भाषा और संस्कृति का अध्ययन करना केवल हिंदी भाषा सीखना नहीं है, बल्कि ये एक महान सभ्यता के द्वार खोलना है जिसकी 5000 वर्षों से अधिक पुरानी इतिहास है। इसमें दर्शन शास्त्र, कला, साहित्य, संगीत और सिनेमा शामिल है। जब हम भाषा जानते हैं तो हम इन संस्कृतियों को मूल स्रोत से समझ सकते हैं, केवल अनुवाद के माध्यम से नहीं। 2. दुनिया जुड़ी हुई है, भारत भविष्य है।
भारत विश्व की सबसे माफ कीजिए, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसमें प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो लोग भाषा और भारतीय संस्कृति को समझते हैं, उनके पास व्यवसाय, अनुवादक, राजनयिक, संस्कृति विशेषज्ञ या मनोरंजन उद्योग में व्यापक करियर के अवसर होते हैं। और 3, दुनिया को समझो, खुद को समझो। विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करने से हमारी सोच का दायरा विस्तृत होता है। हम दुनिया के लोगों के समानता और भिन्नता को समझ सकते हैं। साथ ही हम अपनी थाई संस्कृति को भी बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि हम तुलना करके वैश्विक दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। 4, कुछ चुनिंदा विशेषज्ञों में शामिल बनो। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ थाईलैंड में बहुत कम है, इसलिए जो इस क्षेत्र में पारंगत होते हैं वे करियर में विशेष पहचान बना सकते हैं और थाई भारत सहयोग के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मैं उन लोगों से एक सवाल भी वापस पूछूंगी, सोचो तो सही। भारत में 1 अरब से भी अधिक लोग हैं। वहाँ की कहानियाँ, संस्कृति और परंपराएं अनगिनत है। अगर हम उनकी भाषा जानते हैं तो हम उन्हें कितनी गहराई से समझ पाएंगे। इस तरह का विशेष ज्ञान रखने वाले लोग 2 संस्कृतियों के बीच पुल का काम करते हैं। आज की दुनिया को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। कौन बता जाएंगे, आप थाईलैंड में भारत के विशेषज्ञ बन जाएं, जिसकी हर किसी को ज़रूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिसरा, आपने हिंदी भाषा के प्रति जो अपनी जागरूकता और रुचि दिखाई और उसको बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने व्यक्त भी किया कि आपको हिंदी क्यों पसंद आई। भारत की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज से लेकर आपने भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारी व्यवस्थाओं को बता दिया अपने छोटे से वक्तव्य में। बहुत बहुत आभार। और अब हमने 3 होनहार छात्र और छात्राओं को सुना, और यदि इनके गुरुओं को हम नहीं सुनेंगे तो कार्यक्रम कुछ अधूरा सा लगेगा। तो चलिए अब हम इनके गुरुओं से एक मुलाकात करते हैं और सुनते हैं। सबसे पहले आप लीडर्स प्राइवेट स्कूल यूएई हिंदी में विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। आपको 24 वर्षों का शिक्षण का एक लंबा अनुभव है। आपने हिंदी में स्नातकोत्तर की डिग्रियां एवं एनटीटी में योग्यता की डिग्री प्राप्त की है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ यूएई से सुश्री आयशा खानम जी को। मंच आपका है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को सहृदय प्रणाम करती हूँ, और उसके अलावा जो प्यारे से ये बच्चे बैठे हैं इनके लिए ढेर सारा प्यार। सबसे पहले मैं माधुरी जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे मेरे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए इस आभासी कार्यक्रम में अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डॉक्टर रामशंकर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मेरा और मेरे छात्र का नाम मॉरिशस तक पहुंचाया।
तो अभिव्यक्ति क्या है? मेरे हिसाब से अभिव्यक्ति जो है वो स्वतंत्र विचार है। हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति जो है वो समाज के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये हमें हमारे विचारों को खुलकर व्यक्त करने का अवसर भी देती है। सेम मेरा भी यही है, मैं अपने छात्रों को उनके विचारों को व्यक्त करने का पूरा अवसर देती हूँ। तो थोड़ा सा मेरा कक्षा में जो रहता है कि बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो मैं ये होता है कि बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुली आप जनाब करके बातचीत की जाती है, लेकिन मैं बच्चों के साथ तुम करके बात करती हूँ। यदि मैं कक्षा में उनके साथ आपसे बात करती हूँ कि आप अपनी पुस्तक निकालिए या आपने अपना कार्य कर लिया, तो बच्चों को लगता है कि अध्यापिका जी हमारी कुछ नाराज है, इसलिए वो हमसे आप जनाब करके बात कर रही। और अगर मैं उनसे तुम करके करती हूँ, हाँ भाई तुम लोगों ने अपना काम कर लिया या नहीं, तो उनको वो फ्रेंडली लगता है। क्योंकि मैं ज्यादातर कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उसमें क्या है कि 9 और 10 के बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि अगर उनके साथ फ्रेंडली हम बात करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से हमारी बात को समझ पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी। उसके बाद दूसरी जरूरी बात, जब मैं कक्षा में जाती हूँ, एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है, एकदम जाते ही अगर हम पढ़ाना शुरू कर दें तो वो बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो मेरा रहता है कि क्लास में जाने के बाद पहले थोड़ा बच्चों से बातचीत करना कि पानी वानी पी लो भाई, इससे पहले कौन सा पीरियड था, मैथ्स या साइंस था, तो उनको थोड़ा रिलैक्स भी कराना जरूरी है, क्योंकि एकदम से मैं हिंदी पढ़ाऊंगी तो वो भागेंगे या फिर आधा क्लास सो जाएगा। तो थोड़ा वो रिलैक्स होते हैं कि बैठ जाओ, 2 मिनट आंखें बंद कर लो, ऐसे हाथ रखो ताकि रिलैक्स हो जाए। तो 2 मिनट का टाइम देने के बाद मैं अपना शुरू करती हूँ। उसके बाद मेरा ये रहता है कि कोई भी पाठ्यक्रम का अगर पाठ शुरू कर रही हूँ तो मेरी पढ़ाई में जो मैं कक्षा में कराती हूँ या कक्षा के अलावा भी जो सारी कक्षाओं के लिए हमारा ये रहता है कि हम 4 चीजों पे फोकस करते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर कक्षा में ये चारों चीजें एक समय पर हो रही हैं तो बच्चा यकीनन कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएगा, चाहे वो बोल के सीखे या सुन के सीखे, पढ़कर सीखे या फिर लिख कर सीखे। तो इसीलिए इन 4 बातों पर मैं सबसे ज्यादा फोकस करती हूँ। अगर मैंने कोई वीडियो दिखाई, ज्यादा नहीं 3 मिनट की, और उसके बाद बच्चों से कहा जाता है, उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि अब ये जो कहानी मैंने आपको दिखाई इसका एंड कुछ और बताइए कि कुछ और क्या हो सकता है। जैसे 10th में है ततारा वामीरो पाठ है, उसकी कहानी दिखाने के बाद उसका दुखद अंत है। लेकिन बच्चों से जब मैंने ग्रुप में, मेरे क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 को 5-5 के ग्रुप में बांटा, उन्होंने डिस्कस किया और बताया। ऐसे में क्या है, एक तो हर बच्चे को बोलने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ साउथ के बच्चे ज्यादा होते हैं, दक्षिणी भारत के बच्चे अधिक हैं और नॉर्थ के बच्चे कम हैं। ऐसे में क्या है, दक्षिणी भारत के बच्चों की भाषा पर थोड़ा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। उन्हें ज्यादा बोलने के लिए कहा जाता है कि ताकि उनकी स्पीकिंग स्किल सही हो सके। इसके अलावा मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप घर पर भी बच्चों के साथ थोड़ा बहुत हिंदी में बातचीत किया कीजिए ताकि बच्चे हिंदी सीख सकें। कक्षा में भी बिठाते वक्त मैं इस चीज का अपनी कक्षा में ध्यान रखती हूँ कि बच्चे इस तरह से बैठे कि एक बच्चा ऐसा जिसे हिंदी अच्छी से आती है और दूसरा ऐसा जिसे बिल्कुल नहीं आती, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प से भी सीख सके। इसके अलावा रीडिंग के दौरान जब रीडिंग कराई जाती है, जिससे पाठ में जितने भी पात्र हैं उन पात्र के अकॉर्डिंग मैं उतने ही बच्चे सेलेक्ट करती हूँ और वो बच्चे रीडिंग करते हैं। अगर मान लीजिए एक पार्ट में 4 लोग हैं तो 4 बच्चे अपना अपना रोल जो है वो रीड करेंगे। सबसे पहले उन बच्चों को अवसर दिया जाता है जिनकी रीडिंग अच्छी होती है। उसके बाद और उन बच्चों से कहा जाता है कि इन्हें ध्यान से सुनिए कि ये किस तरह से बोल रहे हैं।
उनके बोलने को वो ध्यान से सुनते हैं और उन बच्चों को नेक्स्ट डे क्लास में सेम चीज बोलने के लिए फिर कहा जाता है। नेक्स्ट डे भी सेम रीडिंग कराती हूँ और फिर उन बच्चों को अवसर दिया जाता है जिन्हें रीडिंग अच्छे से नहीं आती, लेकिन ऐसे में वो बच्चे भी तैयारी करके आते हैं और बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वो तैयारी के साथ आए होते हैं और उन्हें ये पता है कि दूसरे बच्चे बैठकर उनकी गलतियां निकालेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ने में, किस शब्द को बोलने में कहाँ गलती। इसी तरह उसके अलावा राइटिंग में ये है कि जब कक्षा का अंत आता है तो अंत समय में या तो मैं राइटिंग में ये लिखवाती हूँ कि आज हमने सीखा, कि आपने कक्षा में क्या सीखा। मेरे क्लास में नोटबुक जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। एक पार्ट होता है क्लास वर्क, यानी कि डेली एक्टिविटीज, क्योंकि रोजाना ही कुछ ना कुछ मैं लिखवाती हूँ, और दूसरा पार्ट जो होता है उसमें रहता है गृह कार्य या फिर उनके नोट्स। तो जो डेली का उनका है तो रोजाना उन्हें कुछ ना कुछ लिखना ही है। जो भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, या तो कोई मैंने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर उन्हें लिखना है, या उन्होंने क्या सीखा वो उन्होंने लिखना है, या फिर कभी कभी जब मैं कक्षा में जाती हूँ तो स्टार्टिंग ही लिखवाने से करती हूँ कि आज आपका श्रुतलेख है। बच्चे इस चीज के लिए भी तैयार रहते हैं कि हाँ, कि अध्यापिका जी श्रुतलेख ले सकती हैं, इसलिए रीडिंग के टाइम कठिन शब्दों के नीचे वो पेंसिल से रेखा बनाते चलते हैं ताकि उनकी स्पेलिंग्स पे वो फोकस कर सके। इसके अतिरिक्त जब पाठ खत्म हो जाता है तो मैं उस पाठ से रिलेटेड वर्कशीट भी बच्चों को देती हूँ करने के लिए। वो वर्कशीट के 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट बहुत आसान, सेकंड थोड़ा सा मुश्किल, और थर्ड थोड़ा ज्यादा मुश्किल। पर वो वर्कशीट भी बच्चे क्लास में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, जो बच्चे शब्दों से परिचित नहीं हैं, तो अपरिचित हैं वो शब्दों से, तो ऐसे बच्चों की हेल्प वो बच्चे करते हैं जो शब्दों से परिचित हैं, जो अच्छे से हिंदी लिखना पढ़ना जानते हैं। तो जब वो क्लास में वो करते हैं वर्कशीट, तो मैं साथ साथ टहलकर ये देखती रहती हूँ कि कौन बच्चा कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा। जो नहीं कर पाते उनकी मदद की जाती है। पहले मदद क्लास के ही बच्चे करते हैं, मैं नहीं करती। उसके बाद अगर हाँ वो भी कहीं अटक गए तो मैं उनकी मदद करती हूँ। अच्छा, बच्चे जो हैं, हिंदी में इंटरेस्ट पैदा करना इतना आसान नहीं, स्पेशली साउथ इंडियन बच्चों के लिए। वो तो, वरना अगर उन्हें सिर्फ जाकर क्लास में पढ़ाया जाए तो सो जाएंगे। मेरा क्या है, जैसे विज्ञापन है, विज्ञापन या संवाद लेखन आप ले लीजिए, तो बच्चों को विज्ञापन में कोई भी सामान उनके सामने रख दिया टेबल पर कि अब आप पहले सोचिए और फिर आकर यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिखाइए कि अगर आप इसका विज्ञापन बनाएंगे तो कैसे करेंगे। तो इस तरह से क्या है, बच्चे अपनी परफॉर्मेंस भी दिखा पाते हैं, और बॉयज इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ मैम, के मतलब लिखने से बच जाएंगे हम, ये सोचकर कि हाँ हम करेंगे। स्कूल बैग रख दिया, पाउच रख दिया, वाटर बॉटल रख दी कि इन पर विज्ञापन बनाइए। कुछ भी उनके सामने टेबल पे रख दिया कि आपको आकर यहाँ सामने एक्ट करना है और बाकी सबको दिखाना है। और अंत में कि जिस बच्चे को जो सा विज्ञापन सबसे अच्छा लगा, उसे वही विज्ञापन आज के गतिविधि में अपने नोटबुक में बनाना है, और बच्चे उस विज्ञापन को बनाते हैं। इसी तरह संवाद लेखन का भी है कि बच्चों को टॉपिक दिया जाता है, बच्चे रोल करते हैं, और उसके जिसका बेस्ट होता है, बच्चे को जिसका सबसे अच्छा लगता है वही वो फिर अपने नोटबुक में लिखते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज ग्रुप एक्टिविटीज के रूप में कराई जाती है, इंडिविजुअल तो वैसे भी नहीं हो सकती है। इसके अलावा जैसे समास है, समास पढ़ना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। तो क्लास में जब तक समास चलते हैं तो मैं बच्चों को ही वो नाम दे देती हूँ, बच्चों के ही नाम रख दिए जाते हैं कि इसका नाम तत्पुरुष समास है, इसका नाम कर्मधारय समास है, इसका नाम द्विगु समास है। उन्हीं के नामों से बच्चे जो हैं, जब तक समास चलते हैं क्लास में एक दूसरे को उसी नाम से पुकारते हैं,
और उसी नाम से याद करते हैं। तो इससे क्या है, उनकी लर्निंग स्किल जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। वो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए कह लें या मजाक बनाने के लिए कह लें या सीखने के लिए कह लें, वो एक दूसरे को उन्हीं नामों से पुकारते हैं। और उनके बारे में फिर उनसे पूछा जाता है कि ठीक है, तत्पुरुष के बारे में बताओ। तो दूसरा बच्चा तत्पुरुष के बारे में बताएगा, कर्मधारय के बारे में बताओ, क्या जानते हो इसके बारे में, ये तुम्हारा मित्र है ना, बताओ इसके बारे में। तो बच्चे बताते हैं। जब कोई भी पढ़ाने के बाद टॉपिक खत्म हो जाते हैं और जब रिवीजन का टाइम आता है, उनमें मैं फ्लिप क्लास चलाती हूँ। उनको वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसमें मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ बैठकर देखना है। बच्चे पाठ तैयार करके आते हैं, बच्चे पीपीटी तैयार करके लाते हैं, बच्चे ही क्वेश्चन तैयार करके लाते हैं, क्विज तैयार करके लाते हैं और उस पाठ को पढ़ाते हैं कि अध्यापिका जी ने कैसे पढ़ाया, वैसे ही वो कोशिश करते हैं उस पाठ को समझाने। उससे क्या है, उससे पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा। और खासकर नॉर्थ से ज्यादा साउथ इंडियन बच्चे ये काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो हिंदी, उनके अंदर यह है कि हमें हिंदी सीखनी है। तो वो ज्यादा कहते हैं कि मैम मैं आज ये पाठ पढ़ाऊंगा, मैम मैं ये सब पढ़ाऊंगा। तो मैं पाठ को ही 5 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ और उनको उन 5 पार्ट को आधा आधा, ताकि पूरा क्लास उसमें इन्वॉल्व रहे। बच्चे इस तरह से पढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा समय समय पर हमारे विद्यालय में मतलब हम प्रतियोगिताएं भी करते रहते हैं। जैसे कोई त्योहार हुआ या कोई भी जैसे 26 जनवरी हो गई, गणतंत्र दिवस यानी के हुआ, या स्वतंत्रता दिवस हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में भी हम लोग गतिविधियां बच्चों से करवाते हैं हिंदी की। इसके अलावा भी बच्चे अंतर स्कूल विद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय स्तर पर भी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी भारतीय भाषा उत्सव का सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर आया था, तो तब हमारे विद्यालय में बच्चों ने बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस किया था। अलग अलग स्टेट के उन लोगों ने प्रोजेक्ट्स तैयार किए। बच्चों ने किसी ने यूपी बनाया, किसी ने बिहार बनाया, किसी ने महाराष्ट्र बनाया, किसी ने केरला बनाया। इस तरह से अलग अलग स्टेट बनाए और उसी तरह की उन्होंने वेशभूषा धारण की, उसी तरह का खान पान, और फिर उन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया, जिस जिस राज्य को जिस जिस बच्चे ने बनाया। और जब पेरेंट्स आए तो वो बहुत ही खुश हुए थे कि ये चीज बहुत अच्छी है, कि मतलब खासकर साउथ इंडियन पेरेंट्स कुछ थे कि हमारे बच्चे हिंदी में इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे स्टेट के बारे में इतना अच्छे से वो हिंदी में बता रहे हैं। तो ऐसे में खैर पेरेंट्स का सहयोग भी बहुत जरूरी है। जब तक पेरेंट्स हेल्प नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि 40 मिनट के पीरियड में कितना सिखाया जा सकता है। तो पेरेंट्स से बस यही निवेदन किया जाता है कि आप घर पर बच्चों को थोड़ा सा उनके साथ हिंदी में बातचीत कीजिए, ताकि बच्चों का बना रहे कि हाँ हमें बोलना आए। कक्षा में तो कंपलसरी है, कोई बच्चा अगर इंग्लिश में बात करता है तो मैं उसे नहीं जवाब देती। मैंने कहा टूटी फूटी बोलो, हिंदी कैसी भी बोलो, पर हिंदी ही बोलो। और बच्चे बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहूंगी। मेरी आदत है परीक्षा शुरू होने से पहले, टाइम तो ज्यादा नहीं लिया मैंने, कृपया मैं यही कहने वाली थी कि कृपया समय का ध्यान रखिएगा। हाँ, पर जी लास्ट लास्ट जी और नहीं जी। बोलूंगी, फिर नहीं बोलूंगी। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना, लेकिन समय की हमारे पास बाध्यता जी है, जी तो जी इसलिए जी। जी। इसी एक्चुअली मेरी आदत है, मैं एग्जाम से पहले बच्चों को ये समझाती हूँ कि पेपर किस तरह से करना है, कि टाइम का ध्यान रखना है, किस चीज को कैसे करना है। तो बच्चे ध्यान देते भी हैं। कुछ जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो कभी कभी ध्यान नहीं भी देते। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे एक स्टूडेंट के साथ हो चुका है। तो उसने क्या करा, उसने ध्यान नहीं दिया और वो 14 मार्क्स का अनसीन पैसेज, यानी 7 मार्क्स के 2 अनसीन पैसेज एग्जाम में छोड़कर आया। आप ये सोचिए,
तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया जब मैंने उसकी आंसर शीट देखी कि ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। पर गलती तो हो गई थी, मार्क्स भी गए उसके। मैं जब एग्जाम्स के बाद, जब सब एग्जाम्स खत्म हुए, हाफ ईयरली एग्जाम्स की ये घटना थी, मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद जब क्लास में गई तो बच्चे बोले मैम इसको आपसे कुछ कहना है। तो बच्चों को पता है जब मैं आप जनाब से बात करती हूँ कि मतलब मैं नाराज हूँ। मैंने कहा ठीक है आपको क्या कहना है आइए। तो वो थोड़ा डरता हुआ आया, उसने एक पेपर मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा नहीं आप पढ़िए। उसने वो पेपर पढ़ा, वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि उसने क्या पढ़ा। उसने पढ़ा था, परीक्षा थी हिंदी विषय की, बड़े अरमान संजोए थे, पूर्व संध्या पर बैठकर हमने समस्त पाठ्यक्रम दोहराए थे, किंतु प्रश्नों ने ऐसा विचलित किया कि हम संपूर्ण गद्यांश छोड़ आए थे। गृह आगमन पर ज्ञात हुआ कि हम तो अनर्थ कर आए थे। और उसके बाद वो कहता है मैम प्लीज क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। और एनुअल एग्जाम में, क्योंकि लास्ट ईयर की घटना है, एनुअल एग्जाम में उसी बच्चे ने 95 प्लस स्कोर किया था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब बच्चे जो है ना, वो उन्हें पता है कि हमारी अध्यापिका कैसे खुश होंगी, वो अपनी अभिव्यक्ति उसी तरह से करते हैं व्यक्त। तो इसी के साथ बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हालांकि कहने को तो अभी बहुत कुछ है, पर समय का ध्यान रखना है। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार आपका आयशा खानम जी। और हमें सुनना भी बहुत अच्छा लग रहा था और नई नई तकनीकें आपने बताई। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि समय की हमारे पास बाध्यता है, इसलिए हमें और भी लोगों को सुनना है। तो बहुत आभार आपका। और अगले वक्तव्य के लिए हम चलते हैं। सुश्री विनीता कंवर राठौर जी को आमंत्रित करती हूँ मैं कतर से, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप एक समर्पित शिक्षिका हैं और हृदय से भाषा एवं साहित्य की साधिका हैं। वर्तमान में आप पोदार इंटरनेशनल स्कूल कतर की तुमामा शाखा में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। आपकी कई रचनाएं विभिन्न मंचों पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है। विनीता जी, मंच आपका है। धन्यवाद रितु जी। कतर की गलियों से कतर की गलियों से हिंदी की खुशबू लाई हूँ। कतर की गलियों से हिंदी की खुशबू लाई हूँ। जहाँ अंग्रेजी गूंज थी वहाँ हिंदी की जड़ें जमा आई। वाह वाह वाह। दिल में यही चाहा ये अल्फाज सबके मन को छू जाएं। दिल में यही चाहा ये अल्फाज सबके मन को छू जाएं। हिंदी सिखाने नहीं इसे महसूस कराने आई। वाह, बहुत नमस्कार। सुंदर, बहुत सुंदर जी। नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम मैं विनीता कंवर राठौर कतर की धरती से पटल पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, आयोजकगण और शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सादर प्रणाम तथा स्नेहिल नमस्कार करती हूँ। आज इस आभासी मंच पर आप सबको एक सूत्र में जुड़ा देखकर मन हर्ष और गर्व से भर उठा है। आप सब मिलकर हिंदी भाषा के उस दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं जो सीमाओं से परे पूरी दुनिया में अपनी आभा भी फैला रहा है। देखो, यूएई, थाईलैंड, कतर, भारत, मॉरिशस, नीदरलैंड, कहीं से भी हम लोग इस आभासी पटल से जुड़ जाते हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंचों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 28 में सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ। विशेष धन्यवाद करती हूँ रितु जी का, जिनके प्रयासों से मैं और मेरी छात्रा आज आपके सामने है। स्वागत है। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ खाड़ी देश कतर में, पोदार पर्ल इंटरनेशनल स्कूल तुमामा की तुमामा पोदार पर्ल इंटरनेशनल स्कूल की शाखा है तुमामा में। तो तुमामा में मैं हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। नाम सुनकर ऐसा लगता है कोई भारतीयता है, पोदार पर्ल, सारा भारतीय वाली फीलिंग आती है पोदार नाम से।
तो ऐसा लगता है कि शायद भारतीय ही होगा पूरा स्कूल और सब कुछ भारतीय माहौल होगा, जैसे भारत में हिंदी पढ़ाते हैं वैसा ही सब कुछ होगा। पर बच्चों की हिंदी की समझ, जब आप उनसे मिलते हैं या उनको उनसे जब रूबरू होते हैं तो आपको हंसी आ जाती है, क्योंकि वो भारत से या दूसरे देश से भी हैं और भारत के विभिन्न प्रदेशों से आते हैं। उनमें देश प्रदेश के इतने रंग हैं कि हिंदी की दुनिया उनके सामने ऐसी लगती है चुनौतीपूर्ण, कैसे इनको हिंदी सिखाई जाए। क्योंकि जैसे आयशा जी ने बोला, साउथ वाले बच्चे भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न प्रांतों के हैं, लेकिन उनको हिंदी सीखनी है, थोड़ा जुनूनी है और सीखना तो चाहते हैं, लेकिन बस उनको चुनौती है उनको सिखाना, बस जो है हिंदी अध्यापिका समझ सकती है उस चुनौती को, लेकिन मैंने उस चुनौती को स्वीकारा। देखिए कैसे मैं उनके लिए प्रयत्न करती हूँ जिससे वो हिंदी में कुछ सीख सकें। प्रतिदिन जब मैं कक्षा में जाती हूँ, प्रवेश करती हूँ, तो सब बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अब गुड मॉर्निंग तो वो सभी सब्जेक्ट में बोल लेते हैं, तो उन्हें गुड मॉर्निंग तो एक ऐसा लगता है फॉर्मल सा, वो वाली फीलिंग नहीं आती जो मुझे चाहिए होती है। सुप्रभात अर्थ ही नहीं पता बच्चों को। तो मैंने शुरुआत की, क्योंकि हिंदी को जो नीरसता है उसको हटाना है मुझे, तो मैंने बच्चों के लिए अपने द्वारा ही दो पंक्तियां रच दी, जो बच्चों को बोलने में भी आसानी होती है और बच्चे गुनगुनाते भी हैं। वो पंक्तियां हिंदी की कक्षा की शुरुआत मेरी उन्हीं पंक्तियों से होती है। हिंदी हमारी सबसे न्यारी, हमको लगती प्यारी प्यारी। जब ये छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि मतलब उनके दिल से निकल रही है ये पंक्तियां, किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, या मतलब एक हिंदी का मतलब मेरी जो साथी शिक्षिका है वो तो ये बोलती है, विनीता मैम ने हिंदी का नेशनल एंथम बना दिया है स्कूल में। जो भी बच्चा जिसको मैं नहीं भी पढ़ाती हूँ ना, वो भी यही पंक्तियां दोहराता है। अब तो हाल ये है कि अगर मैं मॉल में दिख जाऊं तो मेरे स्कूल का बच्चा जो मुझे जानता है शक्ल से, छोटे बच्चे हैं शायद नाम से भी नहीं जानते, उनके पास हिंदी नहीं है सब्जेक्ट, और वो भी मिल जाएगा ना, तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, अपने मम्मी पापा को पकड़कर बोलेगा मम्मी मम्मी लुक हिंदी टीचर, और फिर वही बच्चा वहीं पर स्टार्ट हो जाता है, यही पत्तियां गुनगुनाने लगता है, हिंदी हमारी सबसे न्यारी। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, क्योंकि ये दिलों तक तो जोड़ने का प्रयास कर ही रही हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है। अब कक्षा में बच्चे क्या चौक टॉक वाली जो पुराना जो हमारा पैटर्न था उससे बच्चे बहुत ऊब चुके हैं और वो बच्चों को पसंद भी नहीं आता। इसलिए मैंने हिंदी की कक्षा में शिक्षाप्रद छोटे छोटे वीडियो होते हैं 2-3 मिनट के, वो दिखाती हूँ। तो बच्चे देखते हैं, थोड़ा बच्चों को रहता ही है कि थोड़ा वीडियो भी हो जाए तो विजुअल है, ऑडियो दोनों सुनाई देगा, तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। अब 2-3 मिनट के ज्यादा बड़ा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि पोर्शन भी कंप्लीट कराना होता है। बस मेरा लक्ष्य है वो साउथ इंडियन जो बच्चे हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग, वो हिंदी में अपने हृदय से मेरे साथ जुड़ जाए, हिंदी से जुड़ जाए। अब मैं उनसे पूछती हूँ, अब इसे हिंदी में अपने शब्दों में बताओ दिखाने के बाद। तो पहले बच्चे हिचकिचाते थे, तो मैं कहती थी डरो मत, कोई बात नहीं, टूटी फूटी आपकी जो भाषा, जैसे बच्चा हैदराबाद का है वो बोल रहा है, उसको लग रहा है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन वो व्याकरण रूप से तो गलती होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं आप बोलो, फिर वो बोलेगा। और जैसे ही वे पहला बच्चा बोलता है तो पूरी क्लास तालियों से गूंज उठती है, क्योंकि एक बच्चों का वो आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। तो वो बच्चा उस समय हिंदी नहीं बोलता, उसका आत्मविश्वास बोलता है, उसको देखकर दूसरा बच्चा भी बोलेगा। इवन नॉन हिंदी स्पीकिंग जो तमिल में तो हिंदी बहुत मुश्किल से बच्चे बोल पाते हैं, तो तमिल वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं बोलने की, मतलब उसको ऐसा लगता है मेरे साथी ने बोला है तो मैं भी बोलूं। मैम तो कुछ मतलब डांट भी नहीं पड़ने वाली है, और मैम तो प्रोत्साहित ही कर रही है ना, जो भी बोल रहे हैं गलत भी बोल रहे हैं तब भी मैम से डांट तो पड़ने वाली है नहीं। अब बच्चे जो की और इसमें जो उच्चारण में और इसको इसका अर्थ समझने में जो गलतियां करती थी ना छोटी छोटी, वो सुधार उनकी उनके उच्चारण और उनकी समझ में वो सुधार आने लगा इन चीजों से।
फिर अब आ जाते हैं व्याकरण पे। तो व्याकरण का नाम सुनते ही बच्चे ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि व्याकरण बहुत हिंदी का बहुत क्लिष्ट भाग माना जाता है। बच्चों को जिनको हिंदी नहीं आती उनको भी, और आती है उनको भी। अगर व्याकरण की बात, जिस दिन व्याकरण का टॉपिक होता है पोर्शन में, उस दिन तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उनका पी पीरियड छीन लिया है। पी पीरियड सबको पता है कितना प्रिय होता है बच्चों को। मैं उनको फिर उसका इसका मैंने एक निकाला कि मैं उनको लयबद्ध व्याकरण पंक्तियां रच दी हैं, जो बच्चे बड़े अच्छे से गुनगुनाते हैं, और उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जैसे संज्ञा है, संज्ञा पढ़ाते टाइम मैं बोलती हूँ, तेरा नाम मेरा नाम, इसका नाम उसका नाम, हर प्राणी का होता नाम, यही है संज्ञा का काम। तो बच्चे गुनगुनाते हैं और समझते रहते हैं, और उनके दिमाग में वो चलती रहती है। सर्वनाम पढ़ाने से पहले, जो नाम की जगह पर चलते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नाम को ना दोहराते हैं, वाक्य आसान बनाते हैं। वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अलग अलग धुनों में हर जो व्याकरण का पार्ट है उसको सिखाने की कोशिश करती हूँ, जिससे बच्चे धुन के माध्यम से और लयात्मक लय के माध्यम से उसको समझ सकें। और गुनगुनाते गुनगुनाते यदि कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो कभी भी जब भी मैं कहीं भी मिल जाती हूँ तो मेरे से उसका मीनिंग जरूर पूछते हैं। मैम इसका क्या मतलब है, नाम की जगह पे क्या आता है, इस टाइप से छोटी छोटी जो उनकी डाउट रहते हैं वो मेरे से पूछते चलते हैं। अब तो हाल ये है कि लंच ब्रेक में मैं कहीं निकलती हूँ तो व्याकरण के गीत ही नजर आ रहे होते हैं, सुनाई दे रहे होते हैं क्लास के बाहर। और बच्चे गेम्स के बिना तो अधूरे ही हैं। जो आजकल जो टेक्निक है वो मैं यूज करती हूँ, वर्डवाल, क्रॉसवर्ड, क्विजेज, और जो भी हिंदी के जो भी उपलब्ध है, नहीं है तो मैं खुद भी बनाती हूँ, जिससे डिजिटल टेक्निक से मैं बच्चों को जोड़ सकूं, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट में भी यही सब करते हैं और हिंदी में इनकी अधिकता नहीं है। तो कभी कभी मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है और मैं करती हूँ, जिससे हिंदी के प्रति उनका लगाव बना रहे। अब मैं इनके लिए भी अब सामूहिक गतिविधियां भी मैं कराती हूँ, जिससे बच्चे व्याकरण के को बहुत अच्छे से समझ पाए, आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं वचन सिखाने के लिए उनको सामूहिक गतिविधि करती हूँ। जैसे वचन शब्दों की पर्चियां बना देती हूँ, और वो भी अंग्रेजी अर्थ के साथ। फिर बच्चों को एक पेज देती हूँ टी शेप बनाकर, एक वचन एक साइड लिखा रहेगा, दूसरी साइड बहुवचन। बच्चों को ग्रुप में बिठाती हूँ, चार चार का या पांच पांच बच्चों का ग्रुप बना देती हूँ। अब जो बच्चे होते हैं उसको अरेंज करते हैं, जैसे लड़का लड़के और इस टाइप से ना। तो वो बच्चे जब उसको अरेंज, क्योंकि हिंदी के सब बच्चों को मीनिंग नहीं पता होता। हिंदी वो पढ़ लेंगे, कुछ बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन उनको मीनिंग नहीं पता होता। उसमें इंग्लिश का मीनिंग, इंग्लिश का अर्थ डाल दिया जाता है, इंग्लिश मीनिंग डाल दिया जाता है, तो वो जल्दी समझ लेते हैं और उसको अरेंज कर पाते हैं। और जो फिर वो जब जो बच्चे जो समूह सबसे पहले अरेंज करता है कम समय में और सही तरह से अरेंज करता है, उसको मैं वचन विनर घोषित कर देती हूँ उस पूरे ग्रुप को। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। फिर बाद में आके पूछते हैं, जिनको समझ आया वो ठीक है, जिनको नहीं समझ आया वो अपने ग्रुप में भी डिस्कशन करते हैं, लड़की का मीनिंग क्या है, लड़की का मीनिंग क्या है, मैन का ये मैन को क्या बोलते हैं, अच्छा इसको आदमी, इसको क्या, माँ की मात्रा। फिर पढ़ने का भी प्रयास करते हैं। तो धीरे धीरे उनका ये लगाव छोटी छोटी चीजों से होता चला जाता है। यही प्रक्रिया मैं ब्लॉम शब्द के साथ अपनाती हूँ। तो खेल खेल में बच्चे ये सही जोड़ी से चिपकाना सीखते हैं, उसका मीनिंग सीखते हैं, और उनका शब्दकोश में इन चीजों से, उन छोटी छोटी चीजों से उनके शब्दकोश में वृद्धि होने लगती है। अब तो बच्चे हिंदी पीरियड में बिल्कुल बोर भी नहीं होते, और आपस में बोलते भी हैं, हिंदी पीरियड इज नॉट बोरिंग। और अभी जो जब बच्चे थोड़े थर्ड और फोर्थ में आ जाते हैं, तो मैं बच्चों को रोजाना डायरी लिखने के लिए प्रेरित करती हूँ। चाहे सिर्फ वो 4 वाक्य लिखें, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कुछ भी लिखो, लेकिन लिखिए। बेड पर जाते टाइम आप डायरी जरूर लिखिए। गलत लिखो, सही लिखो, आपकी भाषा में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो एक्सेंट है उसमें लिखो। तो बच्चे वो भी करके आते हैं। और जब उनकी फिर दूसरे दिन आके करेक्शन करवाते हैं, तो मैं उनका करेक्शन भी करके देती हूँ। और
बच्चे इतने खुश होते हैं और उनकी वो जो लिखते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है वो जब पढ़ते टाइम। मैं स्कूल आया, मैं हिंदी पढ़ा, मैम ने स्माइली दिया, मुझे अच्छा ही लगा। इस टाइप के जो उनकी, मतलब बच्चे हैं पढ़ने में, मतलब डांटने का तो सवाल ही नहीं उठता, इतने प्यार से उन्होंने लिखा होता है। और जो मैंने की कहा उसका वो पालन कर रहे हैं और हिंदी में अपना लगाव जाहिर कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी अभिव्यक्ति मुझे पढ़ने को मिलती है कि बच्चे ने कोशिश की। फिर मैं धीरे 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 वहां भी उनकी गलतियों का सुधार, उससे भी उनकी गलतियों का सुधार होता है। धीरे धीरे वही बच्चा अनुच्छेद लिखना चालू कर देता है। थोड़े दिन बाद जब वो डायरी लिखना स्टार्ट करेगा, तो फिर थोड़े दिन बाद वही बच्चा करेक्शन करवाते करवाते, सीखते सीखते, शुद्ध उच्चारण करते करते और शुद्ध लिखते और उच्चारण करते करते वही बच्चा अनुच्छेद लिखने लग जाता है। तो मुझे बहुत लगता है कि हाँ, बच्चे ने हिंदी के प्रति लगाव जाहिर किया और आज वो लिख भी पा रहा है। जहां उसे बोलने में ही शर्म आती थी कि मैं बोल रहा हूँ, वो हिंदी सही नहीं है, इससे संकोच, बस वो बोलता ही नहीं था। जबकि वो पढ़ पाता है, मीनिंग उसे आते हैं, बस बोलने में अपनी जो अभिव्यक्ति है वो करने वो सही नहीं कर पाता था। ये था उसका रीजन। धीरे धीरे यहाँ से उनकी शुरुआत होने लग जाती है। अब मैं हर पाठ का अंग्रेजी अनुवाद खुद तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चे बोर होने लगेंगे यदि जो बुक में लिखा हुआ है वही उनको समझ भी नहीं आ रहा। मैं एक रीडर की तरह रीड कर दिया चैप्टर और बस समझा दिया और क्लास से मैं बाहर आ जाऊंगी। मैं जब तक उनके दिल से नहीं जुड़ूंगी तब तक तो वो मेरा पढ़ाना ही असफल है। तो मैं उनकी अंग्रेजी और ट्रांसलेशन करके देती हूँ पूरा चैप्टर। तो बच्चों का से क्या होता है कि उनका समझ का विकास होता है, वो चैप्टर को अच्छे से समझ पाते हैं और क्वेश्चन आंसर सब बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। और कई बच्चों के पेरेंट्स तो मुझे आके बोलते हैं, मैम जो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भेज रहे हो ना, उससे मैं भी पढ़ना सीख रही हूँ हिंदी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं ऑडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और जी। बच्चों के लिए लिंक भेज देती हूँ या उसमें अपलोड कर देती हूँ। होमवर्क चाहता है तो हम्म। लिंक होती है, वहां पर हम लोग उसको अपलोड कर देते हैं। तो बच्चे घर जाके उंगली रख, मतलब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बच्चे रखते जाएंगे और वो पढ़ते जाते हैं। वीडियो चलता जाता है और अपनी उंगली फिंगर रख रख के उससे उनका उच्चारण सही होता है। सुनना बोलना, जैसे अभी मैम ने भी बोला, जो किसी भी भाषा के सीखने के जो चार स्तंभ है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, तो ये चारों होते हैं तभी कोई किसी भाषा को हम सीख सकते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से ये सब ऑडियो वीडियो बनाती हूँ। और जब बच्चे जब सीखते हैं और जब एग्जाम टाइम में इतने खुश होते हैं और जब उनके मार्क्स आते हैं, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो रही है। और अंत में ये मैं जी। आप सबके साथ अभी समय है या होने वाला नहीं, है? वही मैंने कहा था कि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, क्योंकि अन्य बस वक्ता भी है ना। दो शब्दों के बस दो शब्दों के बाद आप सबके साथ अपने अनुभव बांटने का अवसर पाकर मैं हृदय से आभारी हूँ। आपकी मुस्कुराहट से मिला यह उत्साह मेरी हिंदी यात्रा को और सशक्त करेगा, यही मैं कहना चाहती हूँ। कवियत्री हूँ, दो लाइन बोलना चाहती हूँ हिंदी के लिए। जी। विश्व में हिंदी बनी, विश्व में हिंदी बनी, अब भारत की शान, हर कोने में गूंज रही इसकी अमिट पहचान। विश्व में हिंदी बनी, अब भारत की शान, हर कोने में गूंज रही इसकी अमिट पहचान। चारों ओर फैल रही हिंदी की देखो धूम, चारों ओर फैल रही हिंदी की देखो धूम। है जो तू भारतीय, है जो तू भारतीय, तो गर्वित होकर झूम। धन्यवाद। बहुत सुंदर शिखा जी। विनीता जी, आपने बहुत सुंदर टिप्स हमें दिए, सुझाव हमें दिए किस तरह से बच्चों को हिंदी से जोड़ा जा सकता है, और तकनीकें जो आप अपनाती हैं वो भी बहुत सुंदर लगी। और आपकी छात्रा को देखकर तो हमें लग ही गया था कि इतनी होनहार छोटी सी लक्ष्मीबाई, तो उसकी जो अध्यापिका है वो भी कम ना होगी। तो बहुत बहुत आभार। और इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार नरेश मिश्र जी जुड़ गए हैं, उज्जैन से प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, नरिदा जी जुड़ गई हैं, अशोक अभिषेक जी जुड़ गए हैं,
और डॉक्टर शारदा प्रसादी भी जुड़ गई हैं। बहुत सारे अनेक साहित्यकार और शिक्षाविद, साहित्य में महर्षि हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यूएई और दुबई से हटकर हम थाईलैंड की ओर रुख करते हैं। और थाईलैंड से मैं डॉक्टर पद्मा स्वांगश्री को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आप वर्तमान में चिंग माई विश्वविद्यालय थाईलैंड में मानविकी विज्ञान में भारत विद्या संकाय के हिंदी भाषा प्रभाग में व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको हिंदी और संस्कृत भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त है। आपको 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। तो ये हमारे लिए भी बहुत सम्मान की बात है। डॉक्टर पद्मा स्वांगश्री जी, मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर रितु जी। आदरणीय महासचिव, उपसचिव और अतिथिगण, विद्वान जन, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जी, सबसे पहले मैं स्लाइड साझा कर सकूं? ओकेค่ะ कोई बात नहीं, मेरे पास स्लाइड है जी। जी, मैं साशा, लेकिन अभी होस्ट से अनुमति नहीं दिया जी। ओके हाँ, कोई बात नहीं जी। नमस्कार जी, मेरा नाम पद्मा स्वांगसी है। मैं थाईलैंड के चिंग माई विश्वविद्यालय में भारत विद्या विभाग में हिंदी अध्यापिका हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय की आभासी मंच पर भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज मैं चिंग माई विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षण के विषय पर बातचीत करती हूँ। चिंग माई विश्वविद्यालय थाईलैंड के उत्तर में है। यह एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका वातावरण सीखने के लायक स्थान है। यह थाई के पहले क्षेत्रीय विश्वविद्यालय है। मानविकी संकाय में सन 2000 से हिंदी की पढ़ाई माइनर विषय के रूप में शुरू हुई। फिर 2022 में पाली संस्कृत हिंदी विभाग का नाम बदलकर भारत विद्या विभाग रखा गया और यहीं से भारत की भाषा और संस्कृत में स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। यह पाठ्यक्रम थाईलैंड में अपनी तरह का पहला है। करीब 10 साल पहले जब पहली बार चिंग माई विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई शुरू हुई थी, तब इसमें ज्यादा रुचि नहीं ली जाती थी और केवल 2-3 विद्यार्थी ही आते थे। लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर 10-20 यहाँ तक कि लगभग 30 तक पहुंच गई। खासकर आज के समय में हिंदी का रुझान थाई लोगों और नई पीढ़ी में ज्यादा बढ़ा है। इसकी लोकप्रियता सोशल मीडिया, गाने, फिल्में, पर्यटन और भारतीय गाने के जरिए भी लगातार फैल रही है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप थाईलैंड में हिंदी कैसे पढ़ाती है और क्या साधन प्रयोग करती है, तो मैं कहूँगी कि पहले प्रकार कक्षा में हिंदी सीखना। भाषा सीखना मजेदार होना चाहिए। सबसे पहले ये जरूरी है कि हम विद्यार्थियों को ये एहसास दिलाए कि भाषा सीखना बोझ नहीं है, बल्कि मजेदार यात्रा है। अगर कक्षा का वातावरण सेहत और आनंदपूर्ण हो तो
विद्यार्थी खुलकर भाग लेते हैं। मैं हमेशा शुरुआत छोटे छोटे वाक्यों और सामान्य शब्दों से करती हूँ ताकि छात्र बिना डर के बोल सके। चित्र, वीडियो और गाने। आजकल विद्यार्थी किताब से ज्यादा मोबाइल और स्क्रीन से सीखते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी फिल्मों के गाने, छोटे छोटे वीडियो क्लिप या समाचार की झलकियाँ कक्षा में दिखाऊं। विद्यार्थी न केवल नए शब्द सीखते हैं बल्कि सही उच्चारण और लय भी समझते हैं। समूह गतिविधियां। जब विद्यार्थी अकेले अभ्यास करते हैं तो वे अक्सर झिझकते हैं, पर समूह में सब खुल जाते हैं। इसलिए मैं उन्हें छोटे छोटे समूहों में बांट देती हूँ और चर्चा करने को कहती हूँ, जैसे मेरा पसंदीदा भोजन, मेरे परिवार का परिचय इत्यादि। इससे वे न केवल बोलने का अभ्यास करते हैं बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं। भारतीय संस्कृति का परिचय। हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि संस्कृति का भी परिचय है। इसलिए कक्षा में हम होली, दिवाली जैसे त्योहारों की चर्चा करते हैं। कभी कभी मैं छात्रों को भारतीय भोजन, पोशाक या गीत नृत्य के बारे में भी बताती हूँ। इससे उनके मन में हिंदी सीखने का और भी उत्साह आता है। छात्रों की भागीदारी। सबसे महत्वपूर्ण बात है छात्रों की सक्रिय भागीदारी। अगर वे केवल सुनेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर वे बोलेंगे, लिखेंगे और प्रस्तुत करेंगे तो भाषा उनके मन में बैठ जाएंगी। इसलिए मैं उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती हूँ। गलती करने से मत डरिए, कोशिश कीजिए। दूसरा प्रकार, कक्षा के बाहर अनुभवों से हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति सीखना। कक्षा में विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने के अलावा हमारे विभाग में आम लोगों के लिए भी हिंदी प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। हम भारत की भाषा और संस्कृति से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित करते हैं। हर साल भारत की मुख्य त्योहार के बारे में कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे, जैसे देवनागरी सुलेख प्रतियोगिता, हिंदी पखवाड़ा, विश्व हिंदी दिवस, गणेश चतुर्थी, दिवाली, होली इत्यादि। हिंदी पढ़ाना मेरे लिए केवल नौकरी नहीं बल्कि एक सुखद अनुभव है। जब मैं देखती हूँ कि मेरे छात्र पहली बार बिना हिचक हिंदी में बोलते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मेरा मानना है कि भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उससे जीवन से जोड़ देना। अगर छात्रा महसूस करें कि हिंदी उनके लिए उपयोगी और मजेदार है तो वे इससे अवश्य सीखेंगे। अंत में मेरा हिंदी का अनुभव अभी और बढ़ाना है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी की जानकारी लगातार बढ़ाती रहूं। आगे चलकर
मैं हिंदी और भारतीय संस्कृति को थाईलैंड के उत्तर में फैलाने का काम करना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर पद्मा स्वांगश्री जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से अपना वक्तव्य हमारे दर्शकों के समक्ष रखा और समय के भीतर भी रखा आपने, और आपने बताया भी कि किस तरह से थाईलैंड में भारतीय भाषाओं का जो विभाग खुला बाद में, वो भारतीय भाषाओं के लिए ही समर्पित हो गया, और आप किस तरह से रुचिकर बनाती हैं विद्यार्थियों के लिए, ताकि वो हिंदी पढ़ें और भारत के प्रति भी उनका लगाव हो, और शुद्ध लेख भी आप करवाती है। ये तो बहुत ही अच्छा अनोखा ढंग है। आपका बहुत बहुत आभार। हिंदी भाषा को थाईलैंड में इस तरह से प्रचारित और प्रसारित करने के लिए पुनः आभार। और अब हम लगभग कार्यक्रम के आधे में आ गए हैं, मध्यम समय में आ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि हमारे अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य हो, हमारा 5 मिनट का एक परिचर्चा सत्र होता है, जिसके लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह अतिथियों को इस सत्र के लिए आमंत्रित करें। आदरणीय, मंच आपका है। धन्यवाद रितु जी। मैं एक बार फिर से आयशा जी, विनीता जी और पद्मा जी को बारी बारी से आमंत्रित करना चाहूंगी। मात्र 1 मिनट के भीतर वे अपनी टिप्पणी एवं विचार देंगे। उन्होंने एक दूसरे को सुना, एक दूसरे के हिंदी शिक्षण के बारे में कुछ सीखा, तो क्या उन्होंने सीखा यह बिल्कुल संक्षेप में 1 मिनट में वे बताएंगे। आरंभ करते हैं आयशा जी के साथ। धन्यवाद एक बार फिर करना चाहूंगी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। अभिसरा थाईलैंड से उन्होंने इतना प्यारा बोला, जिस तरह से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, जिस तरह से उन्होंने भारतीय भाषा और संस्कृति के बारे में बताया, कि उन्होंने उसमें सभी कुछ अपने वक्तव्य में उन्होंने अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, समाज सभी को कवर कर हर चीज उसके बारे में बताई। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। और इनके साथ साथ उन्हीं की अध्यापिका डॉक्टर पद्मा जी, जो कि वहाँ थाईलैंड में जिस तरह से वो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हैं, हिंदी को बढ़ावा दे रही हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगा उन्हें सुनना, बहुत अच्छा लगा उनके जो उन्होंने तरीके बताए अपने, कि भाषा को किस तरह से भाषा का विकास कर रही है, किस तरह से वो सिखा रही, वो सब बहुत ही सुंदर तरीका। मतलब जी, मैं तो गदगद हो गई उन्हें सुनकर कि थाईलैंड में जहां अभी बहुत समय नहीं हुआ है, उसके बाद भी वो वहां इतना प्रयास कर रही हैं और लोगों को हिंदी सिखा रही हैं, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि उनके अलावा। जी, बहुत बस धन्यवाद आयशा जी, आपने सही कहा। पद्मा जी ने दृढ़ संकल्प लिया है कि थाईलैंड में हिंदी को आगे जी बढ़ाएगी, और जो कार्य उनके गुरु आचार्य परामत जी ने किया, उसी कार्य को वे आगे बढ़ा रही हैं। पद्मा जी को बहुत बधाई। और अभिसरा को सुनकर तो सचमुच हम सबको बहुत अच्छा लगा। तो आइए अब हम विनीता जी को सुनते हैं। हाँ विनीता जी। जी, आयशा खानम जी जो यूएई से हैं, बहुत अच्छा उनका दृष्टिकोण है कक्षा प्रबंधन का। जैसे उन्होंने बोला, जो हिंदी किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के जो आधार स्तंभ बोले जाते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, तो वो चारों का बहुत अच्छे से उपयोग करती हैं। सक्रिय ब्रेक और आराम देती हैं, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार रीडिंग, कक्षा और वर्कशीट की संरचना और पेरेंट्स के साथ संवाद की पढ़ाने की शैली न केवल बच्चों के लिए रोचक और सीखने योग्य है, बल्कि ये उनकी भाषा, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाती है। आपका दृष्टिकोण सक्रिय शिक्षण तकनीकें और व्यक्तिगत फोकस शिक्षा में नवीनता और प्रेरणा देता है और उत्कृष्टता देता है। और जो हमारे आपके जो स्टूडेंट थे अब्दुल बारी जी, उनका तो जवाब ही नहीं।
जैसे उन्होंने आत्मविश्वास के महत्व को समझाया, हम हमारे साथ साझा किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख किया, अब्दुल कलाम जी का उल्लेख किया। सच में आपकी सोच को नमन है। आपकी सोच और समूह सच में प्रेरक है। ऐसे ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए और हर कार्य में आत्मविश्वास के साथ अपनी पूरी क्षमता दिखाइए। आशा करते हैं आपका उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद। इसी कामना के बहुत साथ। बहुत धन्यवाद विनीता जी। आपने अभी जो कहा आयशा जी के बारे में, उससे अधिक तो अब और कुछ कहना बाकी नहीं रहा, इसीलिए मैं आगे बुलाती हूँ पथमा जी को। जी। अ, मैं विनीता जी से सहमत हूँ। थाईलैंड में भी हिंदी शिक्षण एक चुनौती है जी। थाईलैंड में बच्चे बच्चे भी बोलने में उनको शर्म आती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे हिंदी प्रेमी विद्वानों को सुनने का मौका मिला। और आप सब मेरे लिए पढ़ाने की राह और प्रेरणा है। बहुत धन्यवाद जी। हम सब का उद्देश्य यही है कि हम सब एक दूसरे को प्रेरित करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें। हर अध्यापक या अध्यापिका के पढ़ाने की अपनी शैली है, परंतु फिर भी हम जितना भी आगे पहुंच जाएं हिंदी शिक्षण में, उतना ही हम अन्य से भी सीख कर कुछ नए ढंग से पढ़ा सकते हैं। इसी विश्वास के साथ सभी हिंदी शिक्षकों को इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। हाँ आयशा जी, आप कुछ। मैं विनीता जी के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी कि जी जी। जिस तरीके से ये छोटे बच्चों को तैयार करती हैं कि उनको उनकी हिंदी को रोचक बनाती हैं, वो मुझे इनका हम्म। पढ़ाने का तरीका बहुत ही पसंद आया। मतलब कि इतने छोटे छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ाना रियली आसान नहीं है। उनको हिंदी से जोड़ना, कक्षा में उन्हें बिठाकर रखना, गाने के रूप में उन्हें सिखाना, तो वो अपने आप में वाकई एक बड़ी कला है। तो वाकई आपको, एकदम सही है। यस, बहुत बिल्कुल धन्यवाद। सही। हाँ, और जो विशेष है, विनीता जी केवल हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही नहीं जोड़ती हैं, अपितु जो विद्यार्थी उनकी कक्षा में नहीं बैठते हैं, वे भी दूर से वे देखकर भी उन्हें जुड़ प्रणाम जाते हैं। करते हैं, और जो वे सिखाती हैं वे अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचता रहता है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी से कि वे 1 मिनट में अपनी टिप्पणी दें। डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी के सहयोग से ही आज डॉक्टर हरि सिंह पाल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को सुनने से पूर्व हम संक्षेप में डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी को सुनना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो तीनों विद्यार्थियों को और अध्यापकों को सुनकर बहुत अच्छा लगा। जैसे लगा, ऐसा लगा कि जो अब्दुल हो या छोटी बेटी हुमारिया हो या थाईलैंड से अफिसरा हो, बिल्कुल एक्चुअली अपने जो विषय पर उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी रखी है और उनकी अभिव्यक्ति भी बहुत ही सुंदर रहा, सुंदर रही। और जो खासकर जो छोटी बेटी अभिनय के साथ हुमारिया ने जो अपने जो विषय या जो अपनी अभिव्यक्ति दी है, उसके लिए उनको और उनके अध्यापिका विनीता जी को भी बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज जैसे हमें लगा, जो जिस प्रकार शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और किस प्रकार के जो तरीके अपनाते हैं और रोचक ढंग से, सुंदर ढंग से और गुनगुना के वो सिखाना, धुन के माध्यम से लयबद्ध रूप से सिखाना, बहुत सारे जो तरकीब हमें सुनने का अवसर मिला। इस प्रकार के कार्यक्रमों को सुनने से विद्यार्थियों को, अध्यापकों को और इसी प्रकार जो भाषा प्रेमी होते हैं उनको बहुत कुछ लाभ मिलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद और हरि सिंह साहब को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद। वेंकटेश्वर जी। हिंदी शिक्षण अगर सही हो तो हिंदी का भविष्य उज्जवल रहेगा।
और इसी हम सब की यही कामना है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल हो और इसमें हिंदी शिक्षण का योगदान सदा बना रहे। तो इसी के साथ अब मैं डॉक्टर रितु शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अध्यक्ष महोदय जी को सादर आमंत्रित करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। परिचर्चा सत्र समाप्त हुआ। हमने एक दूसरे को सुना और एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है इस सत्र के लिए। और आप सभी का बहुत आभार। और अब हम चलते हैं, लगभग हमारे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं हम। और मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को, भारत से। लेकिन उनके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो जुड़े रहे हैं, उनको देना चाहूंगी। हिंदी में अभिव्यक्ति की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हरिपाल सिंह जी को, डॉक्टर हरिपाल सिंह जी को, माफ कीजिएगा। आपने लोक साहित्य में डीलिट तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आप भारतीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपने साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। आप 25 से अधिक आपकी मौलिक कृतियां एवं 50 से अधिक संपादित व अनुदित ग्रंथों की आपने रचना की है। आप नागरी संगम व सौरभ पत्रिका न्यूयॉर्क के प्रधान अध्यापक हैं। आपको 150 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। आपके 1000 से अधिक निबंध, लेख, शोध पत्र आदि प्रकाशित हो चुके हैं। आप वर्तमान में नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली के महामंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आप हिंदी सलाहकार समिति सांस्कृतिक मंत्रालय के भी सदस्य रह चुके हैं। परिचय तो बहुत लंबा है, लेकिन जैसे मैंने कहा भी था कि हमारी यह समय की बाध्यता है, तो मैं आपको मंच पर अध्यक्ष भाषण के लिए पुनः डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, मंच आपका है। आप आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। अन्य धन्यवाद वक्ता रितु केवल जी, माइक आवाज बंद आ रही कर है लें। मेरी? जी सर, अन्य सभी अपना माइक बंद कर ले, केवल वक्ता का माइक खुला रहेगा। जी सर, स्वागत है। धन्यवाद रितु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और सबसे पहले धन्यवाद विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव माधुरी जी का, और हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी का, जिन्होंने ये परिचय दिया। यद्यपि मॉरीशस मुझसे कभी अपरिचित देश नहीं रहा, मैं चूंकि आकाशवाणी में रहा, तो जब भी अभिमन्यु अनंत जी आते थे भारत, तो उनका हम प्रसारण कराते थे। और हमारे मित्र प्रहलाद रामशरण जी तो प्राय हमारे नागरी लिपि परिषद के प्रांगण में ही रहते हैं। जब भी भारत आते हैं तो वहाँ रहते हैं। और अभी भी गंगू जी पर एक ग्रंथ आ रहा है, तो उसमें मेरा लेख अभी जा रहा है। और इस रूप में मैं पाता हूँ, अब मेरे साथी मित्र बारिशर से ही डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी हमसे जुड़ गए हैं, नागरी लिपि परिषद से जुड़ गए हैं, उसके सदस्य बन गए हैं। और अभी हमारी डॉक्टर शारदा प्रसाद आजकल मॉरीशस में ही है। तो इस रूप में मॉरीशस मेरे साथ सबसे निकटस्थ है। और चूंकि हमारे भारतवंशी वहाँ पर अपनी अति संख्या में है, तो इस रूप में पूरा का पूरा अगर लघु भारत का कहीं कहीं भी भ्रमण करना है या उसका आभास करना है, तो मॉरीशस से सहज ही हो जाता है। मेरे मित्र डॉक्टर अनूप भार्गव जी इसमें जुड़े हुए हैं, जो हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्य कर रहे हैं। और ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है, मेरे लिए नया नहीं है। इससे पहले हम नागरी लिपि परिषद की ओर से ऑस्ट्रेलिया से कर चुके हैं, नीदरलैंड से कर चुके हैं, जिसमें यूके से जुड़े हैं, कनाडा से, अमेरिका से, अमेरिका के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, न्यूजीलैंड से, सिंगापुर से, थाईलैंड से। ये सब जो हिंदी प्रेमी लोग हैं वो हमसे जुड़ते रहते हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम था, विशेष रूप से जो बच्चों की प्रस्तुति है, वो महत्वपूर्ण रही, वो सराहनीय रही। और इन बच्चों को जो तैयारी कराई जिन अध्यापकों ने, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यद्यपि हमारी जो संस्था एक हिंदी साहित्य प्रवाह फिलाडेल्फिया में, तो उसके माध्यम से भी हम बच्चों के वहाँ जो अमेरिका के बच्चे हैं, चाहे वो न्यू जर्सी के हैं, चाहे वाशिंगटन के हैं, न्यूयॉर्क के हैं, या सैन फ्रांसिस्को को हैं, कहीं के भी बच्चे हैं, उनके
हम वहाँ पर कार्यक्रम कराते हैं, वो बच्चे अपने गीत सुनाते हैं, इस तरह के जो आज व्याख्यान दिए हैं इस तरह के व्याख्यान देते हैं। तो मेरे लिए कोई नया काम नहीं है, लेकिन अच्छा लगा कि कम से कम आज जो बच्चे हमारे यूएई से जुड़े और कतर से जुड़े, थाईलैंड से जुड़े, इनका जुड़ना हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और चूंकि मैं सेवानिवृत्ति के बाद आकाशवाणी से इसमें नागरी लिपि परिषद से जुड़ गया, तो नागरी लिपि परिषद का कार्य ये है कि देश में और विदेश में नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करना, और उसमें जो कार्य विश्व हिंदी सचिवालय कर रही है उसी तरह का कार्य लगभग लगभग उसी तरह का नागरी लिपि परिषद का है। नागरी लिपि परिषद के जो संस्थापक रहे, सत्प्रेरक रहे, आचार्य विनोबा भावे, उनका कहना था कि नागरी लिपि ऐसी वैज्ञानिक लिपि है कि जो विश्व की प्रमुख लिपि बन सकती है। मतलब भारत ही नहीं, विश्व की जितनी भाषाएं हैं उनको नागरी लिपि में लिप्यंतरण आसानी से किया जा सकता है। और इसका प्रमाण यह है कि हमने नागरी लिपि परिषद के माध्यम से भाषा इंडोनेशिया, भाषा जापानी, भाषा इतालवी, सिंगली, अरबी, फारसी, इन सब का हमने प्राइमर तैयार किए हैं कि नागरी लिपि जिनको आती है, यानी जिनको हिंदी आती है, उसके माध्यम से इन भाषाओं को कैसे समझ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। ये तो हमारे जो महान नेता थे जिन्होंने इस कार्य को किया, उनका ये श्रेय है। हम लोग तो नहीं है, हम लोग नागरी संगम पत्रिका के माध्यम से प्रयास करते हैं कि भारत की नहीं, विश्व की जितनी भाषाएं उनमें से कुछ भाषाओं की कविताओं को हम नागरी लिपि में प्रस्तुत करते हैं और उसका हिंदी में अनुवाद भी करते हैं, जिससे लग सके कि नागरी लिपि में किसी भी भाषा को लिखा जा सकता है और उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है। क्योंकि इसमें ज्यादातर शिक्षक इसमें जुड़े रहे, विद्यार्थी जुड़े रहे। मैं भी शिक्षा मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा और मूलतः तो मैं अध्यापक ही रहा। मैंने भी कक्षा 1 से लेकर के पीएचडी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे यहाँ जो अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, और जिस रूप में किया, भले ही वो भारत से बाहर है, लेकिन भारत उनके हृदय में बसा हुआ है, ये विजय जान के और उनकी रचनाओं को देख करके बहुत अच्छा लगा। और थाईलैंड की जो बच्ची ने जो रखी बात, वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कम से कम थाईलैंड में रह करके, क्योंकि वहाँ भी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा एक प्रदर्शन है, वहाँ पर है उसकी, वहाँ पर उपस्थिति है। तो इस रूप में हिंदी को जानना या नागरी लिपि को जानना, वो भारतीय संस्कृति को ही जानना है। भारतीय संस्कृति को ये यदि जानना है तो निश्चित रूप से आपको नागरी लिपि और हिंदी के माध्यम से ही आपको गुजरना होगा। तो इस रूप में ये जो कार्य आज जो किया गया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और खास तौर से ये बच्चे ने जो, अब्दुल ने जो सुनाई, बड़ी आत्मविश्वास पर जो एक व्याख्यान रखा, बड़ा छोटा, बड़ा अच्छा लगा कि इतने पूर्ण विश्वास के साथ उसने उसको रखा। और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से भविष्य में और भी आगे ये बढ़ेंगे। और कतर से जो मेरे भारत महान पर जो बात कही बच्चे ने, वो भी बहुत अच्छी थी, छोटी बच्ची थी, उसने उस बात को रखी। और थाईलैंड की अप्सरा ने बात को रखी, भारतीय संस्कृति के बारे में बात को रखा इसको। तो इस रूप में इन बच्चों ने जो प्रस्तुति की, ये हमें आश्वस्त करती है कि भारतीय संस्कृति को जानने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए नागरी लिपि और हिंदी का जानना बहुत जरूरी है। और हिंदी को यदि जानना है तो नागरी लिपि के माध्यम से ही अच्छी तरह से जाना सकता है। अन्य किसी लिपि के माध्यम से अगर जानेंगे, बहुत से देशों में होता है, आईसीसीआर से जो प्राध्यापक भेजे जाते हैं विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों में, तो वो उनकी कहीं विविधता होती है कि वो रोमन माध्यम से हिंदी को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ के जो बच्चे हैं उसको अच्छी तरह से नागरी अक्षरों को नहीं समझ पाते, तो धीरे धीरे करके उनको नागरी लिपि तक ले आते हैं। हमारे जो डेनमार्क में जो काम कर रहे हैं, जो यूक्रेन में जो काम कर रहे हैं हमारे साथी, या यूके में जो काम कर रहे हैं, वो भी इस तरह के अनुभवों से गुजर रहे हैं, जो पद्मा जी ने बताया, विनीता जी ने बताया। तो इस रूप में ये जो अनुभव है, वो हम सबके लोग के साझा अनुभव है। जो काम करते हैं, पिछले दिनों हमने ऑस्ट्रेलिया से किया था, तो वहाँ पर न्यूजीलैंड के, सिंगापुर के और थाईलैंड के जो हिंदी प्रेमी है, वो अध्यापक तो नहीं है, लेकिन वो हिंदी पढ़ाते हैं। मतलब हिंदी, जैसे हिंदू मंदिर है वहाँ पर, तो उसमें जाके शाम को क्लास लेते हैं या अपने घर पे कुछ बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। तो उनके भी अनुभव ऐसी तरह के हैं जो आप लोगों के अनुभव हैं, चाहे आपने कतर में या दोहा में या आपने
जो थाईलैंड के जो अनुभव है उसी तरह के लोग लोग अनुभव में होते हैं। और ये अनुभव अनुभव साझा करने से अ, हम लोगों को ऊर्जा मिलती है कि निश्चित रूप से ये जो कार्य किया जा रहा है, और ये कार्य एक बड़ा कार्य है, ये देश को जोड़ने का कार्य है। भारत में रह के जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधा को ही पूरा कुटुंब मानने की हमारी संकल्पना होती है, तो उस रूप में ये हमें अच्छा लगता है कि हमारा वस्त्र जो पूरा विश्व है वो एक कुटुंब की भांत है। भले ही हम अलग अलग भाषा के, लिपि के, संस्कृति के, खान पान के, वेशभूषा के लोग हों, लेकिन हमारे मन में जो मूल तत्व है वो तत्व है मानव कल्याण। यही शिक्षा का जो कार्य है, एजुकेशन टू द इरेडिकेशन ऑफ द डार्कनेस, अंधकार से ज्योति की तरफ चलना, प्रकाश की तरफ चलना, ये हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य है वो अंततोगत्वा शिक्षा हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अब कार्यों के माध्यम से मानव कल्याण को क्रियान्वित कर सकते हैं अपने कार्यों के माध्यम से। उसी में कार्य है कि भाषा और लिपि को हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर के अपनी भाव व्यक्ति का एक माध्यम बना सकते हैं। भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण की कला है कि जो हम कह रहे हैं दूसरे ने सुन ली, जिस जिस रूप में हम कह रहे हैं, जिस शैली में हम कह रहे हैं, जिस अंदाज के साथ कह रहे हैं, उसी रूप में उसने हमारे जो लक्षित श्रोता है उसने अगर समझ ली, तो हम समझते हैं कि हमारा कहना सफल सिद्ध हुआ। इसका मतलब हमारी जो भाषा थी वो सार्थक सिद्ध हुई। तो इस रूप में हम समझते हैं कि जो भाषा जो संप्रेषण की एक माध्यम है, उसकी एक कला है, उसी तरह से लिपि भी उसका एक वाहक है भाषा का। कि लिपि जब भाषा कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, भारतीय परंपरा में तो यह है कि हमारा जितना ज्ञान है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, उन सबके ज्ञान जो है श्रुति परंपरा में रहा है। यानी गुरु ने जो अपने शिष्यों को कहा, शिष्यों ने उसी रूप में स्वीकार किया। उन्होंने जब गुरु बने तो उन्होंने अगले वाली पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास में ज्ञान सुरक्षित रहा। लेकिन इस तरह का जो ज्ञान है श्रुति परंपरा का, उसकी अपनी सीमाएं हैं, बहुत दूर तक नहीं जा सकता। यदि हम उसको एक भाषा के रथ पर सवार कर दें तो वो दूर तक जा सकता है। और आज तो रथ की बात क्यों करें, आज हम हवाई जहाज की बात करेंगे, सुपरसोनिक फ्लाइट्स की बात करेंगे कि क्षण भर में हम कहीं से कहीं भी मतलब पहुंच सकते हैं। तो ये जो हमारी भाषा है एक लिपि के माध्यम से पहुंच रही है, इस लिपि को सीखना ही समझते हैं कि हम संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। खास तौर से नागरी लिपि की बात करते हैं तो नागरी लिपि की सीधी सी बात है कि जैसे हम बोलते हैं उसी तरह से लिखी जा सकती है, जिसी तरह से वो लिखी गई है उसी तरह से वो पढ़ी भी जा सकती है। उसमें किसी तरह के कोई कहें कि साइलेंट वर्ड नहीं है कि वो अगर अपने नाइफ लिखना है तो के से लिखेंगे, या साइकोलॉजी लिखना है तो पी से लिखेंगे, या सीयूटी कट है और पीयूटी पुट है। इस तरह की कोई व्यवधान हमारी नागरी लिपि में नहीं है। वही कारण है कि आज हिंदी को अगर सरल, सुगम और बोधगम्य माना जाता है तो वो इसकी लिपि के माध्यम से माना जाता है। दूसरा, आप सब जानते हैं कि जो जीरो का जो हमारा अंक है वो नागरी लिपि में सबसे पहले विश्व में आया। और किसी भी लिपि में ये जीरो की जो वर्ण था, जो अक्षर था या संख्या थी, वो किसी भी और लिपि में नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा एक देन है। आज जब हम बात करते हैं अंतरिक्ष की या कंप्यूटर की बात करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, ये सब कुछ शून्य पर आधारित है। तो ये शून्य भारत की देन है। तो इस देन को स्वीकार करते हुए, इस देन को जहाँ से आई है, नागरी लिपि को हम श्रेय देते हैं। और नागरी लिपि को आप सब समझने वाले हैं, चाहे आप देश के हैं, विदेश के हैं, जहां भी हैं, और उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए संतोष की बात है। मेरा जैसा जो छोटा सा कार्यकर्ता है नागरी लिपि का, और वो जो आप लोगों की बातों से लेकर के उससे ऊर्जा ग्रहण करता हूँ मैं। और मैं जो न्यूयॉर्क अमेरिका से ये पत्रिका सौरभ का प्रकाशन करता हूँ, तो एक अंक में कम से कम 20-22 देशों की जो हिंदी साहित्यकार हैं वो लिखते हैं, चाहे वो भारतवंशी हैं या वो विदेशी हिंदी से भी हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, चाहे वो यूक्रेन के हैं, चाहे वो बेल्जियम के हैं, वो सब नागरी लिपि में यानी हिंदी में लिख करके रचनाएं देते हैं, अपनी कविता देते हैं, अपनी कहानी देते हैं, अपने संस्मरण देते हैं, यात्रा संस्मरण देते हैं, डायरी संस्मरण देते हैं, अपना हास्य व्यंग देते हैं, बाल साहित्य की रचनाएं देते हैं। तो इसका मतलब हिंदी सिर्फ भारत की नहीं, या भारत के हिंदी प्रदेश की नहीं, अब ये विश्व व्यापकता की ओर बढ़ चुकी है। और बहुत शीघ्र ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ में
इसकी हम स्थापना देखेंगे। यद्यपि अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अब इसको एक संप्रेषण की भाषा के रूप में इसको स्वीकार कर लिया, यानी जो उसकी सूचनाएं जो देते हैं अन्य भाषा में, उसमें अब हिंदी भी शामिल है, यानी नागरी लिपि भी शामिल है। और मैं चूंकि रेडियो से जुड़ा रहा, तो हम तो हमारा जो अमेरिका का है वॉइस ऑफ अमेरिका, उसमें हम हिंदी के कार्यक्रम करते रहे, या डोचे वेला है हमारा जर्मनी का, वहाँ हिंदी के कार्यक्रम, या कि चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी जहाँ जहाँ भी रेडियो कार्यक्रम है होते हैं, वहाँ पर एक हिंदी में भी कार्यक्रम होते हैं, वो देश के लोग उसमें करते हैं और हम जैसे लोग उसमें सेवाएं देते हैं। और वहाँ के लोग जब जब परिपक्व हो गए हैं, तो वहाँ के लोग उसमें शामिल हैं। बीबीसी में जो हमारे करस्पॉन्डेंट रहे या प्रस्तुतकर्ता रहे, बहुत से भारतवंशी थे और बहुत से जो है वहीं के लोग थे। तो इस रूप में हिंदी और नागरी लिपि का प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये जो कार्य विश्व हिंदी सचिवालय ने किया है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और इसका मैं समझता हूँ शायद डॉक्यूमेंटेशन इस रूप में होगा कि इसकी रिकॉर्डिंग की गई होगी, तो आपके यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। भविष्य में कोई अगर इसको सुनना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो ले सकता है कि 24 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ था, और उसमें इस देश के बच्चों ने अपनी अपनी बात रखी थी, वहाँ की अध्यापकाओं ने बात रखी थी। तो ये इस तरह की अगर हम व्यवस्था कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। और आजकल तो चूंकि यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पर आप सब भेजेंगे तो पूरे विश्व में ये जो आज का कार्यक्रम है वो प्रसारित हो सकेगा और सब इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो मैं एक छोटा सा नागरी लिपि का कार्यकर्ता होने के नाते, एक हिंदी का बहुत एक मामूली सा एक रचनाकार होने के नाते इतना कह सकता हूँ कि आज की जो कार्यक्रम है उससे हम जैसे लोगों को बहुत ऊर्जा मिलती है। आपसे ही ऊर्जा लेकर के हम कुछ कर पाते हैं, कुछ लिख पाते हैं और कुछ पढ़ पाते हैं। तो ये पढ़ पाना, लिख पाना और समझ पाना अपने आप में जो आनंद देता है, आह्लाद की जो शक्ति देता है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमें जिजीविषा की ओर ले जाती है कि हम कहीं भी हारे नहीं, हम आगे बढ़ते रहें, पूरे मानव कल्याण के लिए हम समर्पित रहें, विश्व बंधुत्व की ओर आगे बढ़ें। ये जो कार्य है, ये हिंदी के माध्यम से, नागरी लिपि के माध्यम से, इस विश्व हिंदी सचिवालय के जो इस कार्यक्रम हुआ है आज का, इसके माध्यम से ये बहुत आगे बढ़ेगी। और अभी शायद 30 तारीख को हम बारिश से पुनः कार्यक्रम करेंगे नागरी लिपि परिषद की ओर से। पिछले दिनों हमने न्यूजीलैंड नीदरलैंड से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, और इस तरह से ये कार्य जारी है। और हमारे बहुत से मित्र कर रहे हैं। हमारे अनूप भारत जी तो बहुत साल से इसमें लगे हुए हैं, और और जगह जगह जाकर के अनन्य के नाम से जो पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं विभिन्न देशों में। और अच्छा लगता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी हमारे पाठकों को हिंदी के माध्यम से मिल रही है। तो अकेले हिंदी का कार्य अकेले हम नहीं कर रहे, बल्कि हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, अनेक पत्रिकाएं काम कर रही हैं। सौरभ अकेली पत्रकार नहीं है, बीसियों पत्रिकाएं इस तरह की निकल रही हैं। अमेरिका से ही 4-5 पत्रिकाएं, ऑस्ट्रेलिया से अलग निकल रही है, न्यूजीलैंड से अलग निकल रहे हैं, नीदरलैंड से हमारे डॉक्टर रामा तक्षक निकल रहे हैं, बहुत से और बहुत हमारे मित्र निकल रहे हैं। तो इस रूप में हिंदी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, ये प्रचार प्रसार इसका है कि ये भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार है। ये हमारी भारतीयता को आगे बढ़ाने, उसको परिपक्व करने, उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में ये कार्य है। और ये कार्य भारतीयता के नाम से हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आज के इस महायज्ञ में आप लोग समाहित हुए, आपने अपने वाणी से अपनी आहुति दी, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आपका वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से नागरी लिपि के बारे में और उसे हिंदी भाषा से जोड़कर जो सूचनाएं हमारे दर्शकों तक और हमारे मंच पर आसीन सभी लोगों तक पहुंचाई, उनके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आपने सही कहा कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो भारतीय बंधुत्व की भाषा है। और जो आज के कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज के कार्यक्रम में नहीं बल्कि ये जो हमारी ये श्रृंखला है हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति और हिंदी में अभिव्यक्ति कार्यक्रम, जो हमारी आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी ने ये यज्ञ जो शुरू किया है,
इसमें हर बार जो जितने भी छात्र छात्राएं और उनके अध्यापक जुड़ते हैं, उन सब की विशेषता यह होती है कि वे केवल हिंदी में, उस जिस देश में वो रहते हैं, जिस प्रांत में वो रहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, वहाँ केवल वे हिंदी पढ़ाते ही नहीं है, बल्कि हिंदी पढ़ने वाले भी वो लोग पैदा कर रहे हैं कि हिंदी सिर्फ कि उनको नौकरी है और हिंदी पढ़ाएं और चलो हो गया काम, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो हिंदी साहित्य भी वहाँ रच रहे हैं, और हिंदी साहित्य रचने के साथ साथ वो हिंदी पढ़ने वालों को भी वहाँ एकत्रित कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत सक्रिय काम है, जिसको मैं कहना चाहती हूँ कि आप किसी देश में हिंदी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पर पढ़ने वाले, अगर उस भाषा को पढ़ने वाले, अगर आप साहित्य, हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले उत्पन्न करते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत महान काम है जो हमारे अतिथि कर रहे हैं। और हम कार्यक्रम के लगभग अंत में आ गए हैं। वैसे तो आभार ज्ञापन के लिए हमने आमंत्रित किया था विश्व हिंदी सचिवालय के मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी को, लेकिन किन्हीं कारणों से वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो मैं आप सबका हृदय से आभार, अभिनंदन करती हूँ। आप सब ने अपना कीमती समय देकर हमारे आज के कार्यक्रम को सफल बनाया, और इसके अतिरिक्त मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के परिचर्चा सत्र में हमारी सखियों ने और छात्रों ने इतना कुछ कह दिया, उसके बाद हमारे विशेषज्ञों ने, अध्यक्ष महोदय ने कह दिया। तो मुझे लगता नहीं है कि अब कहीं कुछ कहने की कहीं भी कोई कमी रह गई होगी, लेकिन दो दोहे जो हमेशा होते हैं वो मैं जरूर कहना चाहूंगी। हिंदी से जुड़ सके भारत की हर रीत, गंगा जैसी पावनी, सरिता जैसी रीत, शब्द नहीं बस फूल हैं हिंदी के हर बोल, मन को छू ले प्रीत से जैसे प्रेम अनमोल। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज हमारे साथ जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हैं और जितने भी छात्र जुड़े हैं फेसबुक से, जूम से, हमारे सभी दर्शकों श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करती हूँ, अनुपता का अनुभव करती हूँ, और जितने भी आज हमारे साथ इस पटल से जुड़े हैं, सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ तो क्षमा चाहती हूँ। सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।